नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं BLI 223 की बुकलेट नंबर 1 का यूनिट नंबर 3, जिसका टाइटल है पोस्टुलेशन अप्रोच। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इसमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोस्टुलेशन अप्रोच के बारे में, क्या है, क्या मतलब होता है इसका, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग आइडियल प्लेन्स को पढ़ेंगे, आइडियल प्लेन्स में कौन कौन से कैनन्स हैं उनके बारे में देखेंगे। देन आफ्टर कैनन ऑफ एरे को समझेंगे, ये क्या होता है। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे इसमें आइडियल प्लेन में कैनन्स ऑफ चेन ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद वर्बल प्लेन को देखेंगे, ये हमारा ये हमारा आइडियल प्लेन था। और ये हम लोग देखेंगे वर्बल प्लेन। वर्बल प्लेन में कौन कौन से कैनन्स हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एंड वर्बल प्लेन के बाद हम लोग पढ़ेंगे नोटेशनल प्लेन। नोटेशनल प्लेन को समझेंगे, डेफिनेशन क्या है नीड, इनकी पर्पस किस तरह के होते हैं। एंड देन लास्ट में कैनन ऑफ नोटेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे हॉस्पिटलिटी इन एरे एंड हॉस्पिटलिटी इन चेन। इसको समझने के बाद हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ नोटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने हैं अपने यूनिट 3, जिसका टाइटल है पोस्टुलेशन अप्रोच। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे अपना हमारा पहला टॉपिक है पोस्टुलेशन अप्रोच। पोस्टुलेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पोस्टुलेशन अप्रोच मीन्स गोइंग अबाउट द वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन मेकिंग बाय अ प्री-मेडिएट थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ लॉज, कैनन्स, प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट्स। देखिए, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कि किसी भी प्री-मेडिएट थ्योरीज, मीडिएट मतलब किसी एक समय के, यहाँ पे मेडिएट का मतलब आप समझ लीजिए किसी मिडवल टाइम के पीरियड के बाद, उससे पहले कुछ ऐसी थ्योरीज दी गई थी, कुछ ऐसे लॉज बनाए गए थे, कुछ ऐसे कैनन्स बनाए गए थे, या प्रिंसिपल्स थे, या पोस्टुलेट्स थे। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, पोस्टुलेट्स में कुछ हम ऐसी चीज़ें, या मैं कहूँ इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग समझेंगे कि क्लासिफिकेशन करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा वर्ड या टर्म जो इस्तेमाल होगा वो आपके लिए होगा कैनन। और इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कैनन का मतलब क्या है। डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने कैनन का वर्ड किस रूप में इस्तेमाल किया है, किस तरीके से इन्होंने इसको लाइब्रेरी साइंस में इंक्लूड किया है, इसको समझते हैं। देखिए, ये सब समझने से पहले एक छोटी सी बात आप समझिए कि हम लोग पढ़ने क्या चाह रहे हैं। आपके दिमाग के अंदर एक खाका बना होना चाहिए कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग कर क्या रहे हैं। देखिए, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए कि मेरे पास सपोज करिए 10,000 बुक्स हैं और 2 अलमीराज हैं, ठीक है। अब उन 10,000 बुक्स को मुझे 2 अलमीरा में रखनी है। मैं यही टास्क अगर आपको दूं तो आप एक तरीके से करेंगे, किसी एक्स पर्सन को दूंगा तो वो किसी दूसरे तरीके से करेगा। मतलब क्या टास्क है कि 10,000 बुक्स को अलमीरा में अरेंज करना है, ठीक है। उनको क्लासिफाई करना है कि हिस्ट्री की अलग रहेगी, ज्योग्राफी की अलग रहेगी, पॉलिटी की अलग रहेगी, मैथ की अलग रहेगी, साइंस की अलग रहेगी। इस तरह का काम क्लासिफिकेशन करके उसको क्लासिफाई करके अरेंज करना है। अब आप समझिए कि मैं अगर यही एक काम, यही सेम वर्क 10 लोगों को दूंगा तो वो 10 लोग 10 तरीके से अरेंज करके बुक रखेंगे अलमीरा में। अब सपोज करिए आप लाइब्रेरियन हैं, आपने किसी एक तरीके से बुक्स को अरेंज करके रखा, कुछ दिनों बाद आपका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, कोई दूसरा लाइब्रेरियन आया, उसने अपने तरह से बुक रख दिया, सारी बुक्स निकाली, फिर अलग किया, इस शेल्फ में डाला, उस शेल्फ में डाला, रीशफल कर दिया सब कुछ। तीसरा लाइब्रेरियन कभी कोई आया अपॉइंट होकर, उसने अपने तरीके से कर दिया। यहाँ पे हो क्या रहा है, सभी लोग अपने अपने तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिसकी मदद से हम लोग क्लासिफाई करें या क्लासिफिकेशन करें और उस क्लासिफिकेशन को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए। वही काम हम लोग अब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन की ऐसी थ्योरीज को पढ़ेंगे, ऐसे कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ऐसे कुछ रेगुलेशंस पढ़ेंगे, ऐसे कुछ लॉ पढ़ेंगे, कैनन्स पढ़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। मैंने एक्सेप्ट किया है, आपने एक्सेप्ट किया है, किसी और अदर फदर लाइब्रेरीज में एक्सेप्टेड है, इंडिया में एक्सेप्टेड है, अमेरिका में एक्सेप्टेड है, USA में, इंग्लैंड में एक्सेप्टेड है, ऑल ओवर वर्ल्ड उसको स्वीकार किया जाता है। बस ऐसे ही कुछ नियम्स के बारे में हमें पढ़ना है। किसी भी क्लासिफिकेशन को स्कीम
किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाते समय हमें कौन कौन से नियम ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से तरीके हमें ध्यान में रखने हैं, उन्हीं तरीकों को समझाने का काम किया है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने। और इस काम को उन्होंने अच्छे तरीके से करने के लिए 55 कैनन्स, अब मैं यहाँ पे वर्ड का मतलब समझाऊं तो आप कैनन्स का मतलब समझ लीजिए कोई एक बहुत मेजर सिद्धांत, कोई बहुत बड़े सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, बहुत बड़े प्रिंसिपल्स। इन 55 कैनन्स को मदद करने के लिए 22 प्रिंसिपल्स की भी हिंदी सिद्धांत होती है, मैंने अभी बताया। कैनन्स की भी अगर आप हिंदी मान लेते तो सिद्धांत हो जाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाएंगे, प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। और इन्हीं बड़े प्रिंसिपल्स को हेल्प करने के लिए 22 छोटे प्रिंसिपल्स, और इन्हीं कैनन्स और प्रिंसिपल्स को हेल्प करने के लिए 13 पोस्टुलेट्स और फिर 10 डिवाइसेस बनाए गए थे। ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने किया है, अपार्ट फ्रॉम 5 नॉर्मेटिव लॉज, जो उन्होंने लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज दिए थे। उसके अलावा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कैनन्स को डिफाइन करने का क्लासिफिकेशन में। लेकिन आपके BLIS कोर्स में इग्नू के ये 55 कैनन्स, 22 प्रिंसिपल्स, 13 पोस्टुलेट्स नहीं दिए गए हैं। इतना बड़ा सिलेबस आपका नहीं बनाया गया है, क्योंकि अभी आप सिर्फ बैचलर डिग्री में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आपको 55 कैनन्स ही नहीं पढ़ने, बहुत कम कैनन्स पढ़ने हैं। और कैनन्स का मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं। किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस? क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाने का, कि क्लासिफिकेशन करना कैसे चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम की, उसके बारे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 55 कैनन्स, 22 प्रिंसिपल, 13 पोस्टुलेट्स और 10 डिवाइसेस को बनाने के बाद डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इन सब चीज़ों को सही से अरेंज करने के लिए 3 प्लेन्स बनाए थे, आइडियल प्लेन, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन्स। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए एक फिर से इमेजिनेशन यूज़ करते हैं अपनी। सपोज करिए आपको एक घर बनाना है, या आपको एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपने स्टार्ट किया है। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले आप नींव बनाएंगे उसकी। ठीक है, आपको सपोज करिए 3 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, 3 स्टोरी बिल्डिंग। तो आप ऐसा नहीं है कि सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं 3 स्टोरी बिल्डिंग, तो पहले सबसे पहले टॉप फ्लोर बनाएंगे, उसकी छत पे काम करेंगे, फिर उसकी पिलर लाएंगे, फिर वो नीचे धीरे धीरे करके लाएंगे। नहीं, आपको नीचे से ऊपर जाना होगा। मतलब पहले आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा, नींव पे काम करना होगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर बनेगा, उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड। यही काम क्लासिफिकेशन में करना है। क्लासिफिकेशन में जो आइडिया प्लेन है वो किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाने के लिए एक नींव का काम करता है। कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे लिखे गए हैं जो आपकी नींव बनाते हैं क्लासिफिकेशन करने की। और जब आप आइडियल प्लेन पढ़ लेंगे, या इसमें जो भी कैनन्स प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाए जाएंगे उसको तैयार करने के बाद फिर आप आएंगे वर्बल प्लेन पे। वर्बल प्लेन क्या काम करेगा? उस बनाई गई नींव पर मंजिलें बनाना शुरू करेगा। मतलब ये थ्योरी है, ग्राउंड लेवल पे अच्छे से समझेंगे क्या चल रहा है, और फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा किस लेवल पे? वर्बल प्लेन पे। और फिर आएगा नोटेशन प्लेन पे। नोटेशन प्लेन्स, हम लोग जो नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, कुछ सिंबल्स, कुछ कीवर्ड्स, कुछ ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे या समझेंगे कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे नोटेशनल प्लेन में। तो आप समझिएगा, जितने भी प्रिंसिपल्स कैनन्स बनाए गए हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने उनको आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन में डिवाइड किया है। ये नींव का काम करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये उसके ऊपर का ढांचा तैयार करेंगे। ठीक है, और फिर ये हमारा हेल्पिंग, ठीक है, जो भी हम लोग नोटेशन इस्तेमाल करते हैं उसमें हेल्प करने का काम करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैनन्स क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, बहुत अजीब अजीब वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सब कुछ शब्दों का खेल है, शब्द समझ जाएंगे आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए चैप्टर जितना आसान से आसान हो सके मैं बनाने का काम करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 3.3 आइडिया प्लेन। मैंने जैसा बताया आइडिया प्लेन में बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों पे काम करना शुरू करेंगे। किसके बेसिक पे? क्लासिफिकेशन स्कीम के बनाने के बेसिक पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा आइडिया प्लेन। आइडिया प्लेन इज अ प्लेन ऑफ फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर
कोर इंटेलेक्चुअल वर्क इज डन। देखिए यहीं पे चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क है और ये कोर इंटेलेक्चुअल वर्क है करने का, किस पे, क्लासिफिकेशन की स्कीम को कंप्लीट करने में। मोस्टली द वर्क हेयर परटेन टू द चॉइस ऑफ द मॉडल डेफिनेशन defining the subject, its scope and source of terms and concept. Core classificationary work is the choice of characteristics and order their application to produce categories of concepts called fits and isolates. देखिए जैसा मैंने आपको बताया, आइडियल प्लेन में सबसे पहले हम लोग कोर काम करते हैं। सबसे बेसिक पिलर्स में जो भी हमारा काम करना है क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाने का, वो सीखेंगे या उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इसी को आगे करते हुए फर्दर इट इज अरेंज द आइसोलेट्स इनटू एरे एंड चेन्स। डॉक्टर रंगनाथन हैज गिवन द फॉलोइंग 5 सेट्स ऑफ कैनन फॉर द वर्क ऑफ आइडियल प्लेन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने आइडियल प्लेन को क्लियर करने के लिए, या मैं कहूँ क्लासिफिकेशन की बीम को तैयार करने के लिए कुछ 5 सेट्स ऑफ कैनन्स के बारे में बताया था। और वो 5 सेट्स ऑफ कैनन क्या हैं? कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरे एंड एरे ऑफ क्लासेस, कैनन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ चेन ऑफ क्लासेस एंड कैनन ऑफ फैसिलिटरी सीक्वेंस। देखिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हो सकता है आप लोग ने पहली बार सुने हो, लेकिन यहाँ पे सब कुछ शब्दों का खेल है। समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ कैनन वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए रूल्स एंड रेगुलेशन से, या कैनन वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए वर्ड प्रिंसिपल से। अब आप समझिए, प्रिंसिपल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरे ऑफ क्लास, कैनन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ चेन ऑफ क्लास, कैनन ऑफ फैसिलिटरी सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ फैसिलिटरी सीक्वेंस। देखिए कैनन को अगर रिप्लेस कर दिया प्रिंसिपल वर्ड से, जबकि चीज वही है, कैनन का मतलब भी प्रिंसिपल है एक तरीके से। अब हम लोग देखेंगे वर्ड्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के सक्सेशन आगे का काम। फॉर्मेशन ऑफ एरे, एरे बनाने का, कुछ एरे बनाने की बात करिए, एरे ऑफ क्लासेस। फॉर्मुलेशन ऑफ चेन ऑफ क्लासेस, यहाँ पे कुछ चेन बनाने की बात हो रही है। और फैसिलिटरी सीक्वेंस, उसको कुछ फैसिलिटेट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, बस शब्दों पे अगर आपकी कमांड हो जाएगी तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। चलिए अब आइडियल प्लेन में जितने भी हमारे कैनन्स हैं हम लोग इनको एक एक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। द टर्म्स आर कलेक्टेड ऑन स्मॉल स्लिप from the identification standard sources of the subject. This means of term is broken into smaller groups. Important word, broken into smaller groups called fits of the subject by choosing suitable characteristics. किसी भी सब्जेक्ट को, कोई एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को मिनिमम 2 सब डिवीजन करिए, सब क्लासेस में डिवाइड करिए। एग्जाम्पल साइंस को डिवाइड करिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एक सब्जेक्ट था साइंस, उसको डिवाइड कर दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। अब बायो है तो बायो को डिवाइड कर दीजिए अगर फिजिक्स है, सपोज करिए फिजिक्स है तो न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है, और कोई एक फिजिक्स की अगर आप ब्रांच आपको पता हो तो उसमें डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या किया, साइंस को डिवाइड कर दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, फिर फिजिक्स को डिवाइड कर दिया इसमें, केमिस्ट्री को हमने डिवाइड कर दिया केमिकल्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कुछ अदर सब्जेक्ट्स में, बायो को डिवाइड कर दिया एनिमल बायोलॉजी, मतलब एनिमल्स की जो बायोलॉजी है या प्लांट्स की जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उसके बारे में, जूलॉजी में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स की जो एक स्ट्रीम होती है उसमें डिवाइड कर दिया। तो मतलब हम लोग मेन क्लास को यानी सब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं फर्दर 2 और मोर सब्जेक्ट्स। मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम जा सकते हैं आपको जितनी फैसिलिटी हो, लेकिन मिनिमम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना, ब्रोकन इनटू 2 स्मॉलर ग्रुप्स। अगर आप ये काम करते हैं तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में काम कर रहे हैं, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में बात है। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक क्लास को, एक सब्जेक्ट को मिनिमम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करिए। अगर आपके पास, जैसे वो मैंने एग्जांपल लिया था 10,000 बुक्स हैं, अब 10,000 बुक्स में आपको हिंदी में सपोज करिए शेल्फ में लगाना है, तो आप ये नहीं कि हिंदी की जो मन आया जैसे लगा दिया, हिंदी में भी आप डिवाइड करेंगे कि हिंदी में यहाँ पे मैं
पोइट्री रखूँगा, मतलब कविताएं रखूँगा, यहाँ पे मैं गद्य रखूँगा, लिटरेचर रखूँगा, यहाँ पे मैं व्याकरण रखूँगा, ग्रामर की बुक्स यहाँ रखूँगा हिंदी की। तो आपने देखिए क्या किया, हिंदी को भी लिटरेचर मतलब कविताओं में, गद्य में, पद्य में या व्याकरण में डिवाइड कर दिया। उसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट को डिवाइड करना कहलाता है। ये प्रिंसिपल होता है कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का। देखते हैं नेक्स्ट, अ कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन एट्रीब्यूट टू डिवाइड ग्रुप इनटू डिवाइड अ ग्रुप इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। इट इज अ शॉर्ट ऑफ हैमर, इट इज अ बेसिस ऑफ डिवीजन। क्या है इसका जो बेस है वो क्या है, डिवीजन, डिवाइड करिए। द चॉइस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग मैनी एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटीज इज वाइटल एंड monuments. The ultimate quality of the final classification will depend very much on the chosen characteristic. The three canons of characteristics are canon of differentiation, canon of assertability, canon of permanence. देखिए हम पढ़ रहे थे कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना कि डिवीजन करना है, एक लार्ज ग्रुप को दो छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ये इसका बेसिक थीम है। अब इसी को और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए रंगनाथन सर ने कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी तीन कैनन्स को बताया। पहला डिफरेंशिएशन, असर्टिबिलिटी और परमानेंस। अब देखते हैं इसमें वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा बस। डिफरेंशिएशन जिसको आप अलग कर सकते हैं, देखिए कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। द कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी चूज शुड बी एबल टू divide the group into a least two subject groups। ये तो था canon of characteristics। A group of entities cannot be further subdivided or differentiated on the basis of characteristics common to all। canon of differentiation। देखिए differentiation कीवर्ड है, पकड़ लीजिए इसको और समझिए कि जब हम लोग किसी एक मेन क्लास को टू फर्दर डिवाइड कर रहे हैं किसी सब ग्रुप में, तो ऐसा नहीं है कि वो जो ग्रुप या जब वो डिवीजन हो रहा है वो सब डिवीजन, फर्दर सब डिवीजन और डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल, वो सभी में कॉमन हो। मतलब एग्जांपल लेते हैं, हिंदी था, हिंदी को हमने डिवाइड किया था गद्य, पद्य और व्याकरण में। अब ऐसा नहीं है कि जब आप गद्य में डिवाइड कर रहे हैं या उसको लिटरेचर में, अगर आपकी आसान भाषा में समझाना चाहूँ, लिटरेचर में कर रहे हैं तो लिटरेचर में पोएट्री लगा दीजिए, लिटरेचर में ग्रामर लगा दीजिए, या इंग्लिश लिटरेचर है तो उसमें फ्रेंच लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर भी मिला दीजिए। डिवीज़न आप करिए, डिवीज़न करने के लिए ही कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बना था, लेकिन डिफरेंशिएशन का भी ध्यान रखिए कि चीज़ें अलग रहें, एक ही चीज़ में घालमेल ना हो जाए। डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है या जो डिफरेंशिएशन का कैनन है वो भी बना रहे उसके अंदर, ये बात कहता है कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और कैनन है कैनन ऑफ असर्टिबिलिटी। आप असर्टेन कर सके, मतलब उसको अलग कर सके, वो फिक्स्ड हो, कोई चीज़ ऐसी हो कि उसको फिक्स्ड हो और उसको अलग कर सकें। पढ़ते हैं समझ में आएगा। फर्दर द डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी चूजन शुड नॉट इटसेल्फ बी अनवेरिफेबल और अनसर्टेन। कोई ऐसी चीज़ ना हो डिफरेंशिएट करते समय कि आपका मन था, आपको अच्छा लग रहा था, आपको समझ में आ रहा था इसलिए आपने कर दिया, वो दूसरे की समझ पे डिपेंड करेगा या किसी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पे सही बैठेगा, आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया, आपने अपने मन से जो आपको ठीक लगा वो आपने कर दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि नॉलेज की कमी हो और उसकी वजह से क्लासिफिकेशन स्कीम या क्लासिफिकेशन जो आप कर रहे हैं वो प्रॉपर ना हो पाए। इसलिए आप डिफरेंशिएशन करते समय घालमेल ना करें, एक दूसरे की सब्जेक्ट्स में ओवरलैपिंग ना हो, वो वेरीफाइबल हो, अलग अलग उसको वेरीफाई किया जा सके और अनसर्टेन ना हो। ठीक है, मतलब एकदम चीज़ें पता नहीं, मतलब आपने कर दिया बस आपको अच्छा लग रहा था। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते थे इस बारे में आपने ध्यान नहीं दिया, ये काम नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में लास्ट कैनन कहता है कैनन ऑफ परमानेंस, जो चीज़ें परमानेंट रहे। अब डिवीज़न कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया, लेकिन वो डिवीज़न क्या हुआ, आपको अच्छा लग रहा था, किसी और को नहीं समझ में आया, या आज आपने किया था 10 दिन बाद आपने वो डिफरेंशिएशन ही हटा दिया। तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन करना है जो आपको, या जो डिफरेंशिएशन लॉन्ग टर्म तक चले। जैसे हिस्ट्री को हम लोग डिवाइड करते हैं
एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में। ये कब से चला आ रहा है? ये जब से हिस्ट्री डेवलप हो रही है, हिस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है और हिस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ एशियंट में चीज़ें जो हुई थी उनको हमने एक सेक्शन में डिवाइड किया है, मिडल में जो हुआ था वो हमने डिवाइड किया है, मॉडर्न में जो हो रहा है हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे साइंस, फिजिक्स की चीज़ें अलग पढ़ते हैं, बायो को अलग करते हैं और केमिस्ट्री को अलग करते हैं। ये परमानेंट है, ये आज ऐसा नहीं कि 2020 में इन्वेंट हुआ था और 2019 में था ही नहीं, 2020 में इन्वेंट हुआ, 21 में नहीं रहेगा, वो परमानेंट रहेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है जब आप डिवीज़न कर रहे हो कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये बातें कही थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हुए। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैनन हमारा कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुका है, मतलब डिवीज़न का काम हो चुका है। अब उसके आगे वाला मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग अभी आइडियल प्लेन पे हैं और आइडियल प्लेन में हमने देखा था, आइडियल प्लेन को बताने के लिए एस.आर. रंगनाथन जी ने 5 सेट्स में डिवाइड किया है कैनन्स में, जिसमें अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सक्सेशन ऑफ, मतलब कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए देखते हैं कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है। देयर मे बी मैनी रिलेवेंट एंड परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिवाइडिंग अ ग्रुप, all may be needed to divide and subdivide a group, but the order in which these are applicable one after the other is very important for the kind, quality and ultimate value of classification. Therefore this set of canon is concerned with the sequence in which the various characteristics are applied. देखिए सक्सेशन फर्दर आगे का काम क्या कहता है ये कैनन, कि जब आप डिवीज़न कर रहे हो, अच्छी बात है आप डिवीज़न कर रहे हैं, लेकिन डिवीज़न करने का एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। बिना मर्जी का, बिना कोई रूल एंड रेगुलेशन का आप अगर डिवीज़न करना स्टार्ट कर देंगे तो वो क्लासिफिकेशन स्कीम खराब हो जाएगी, रिलेवेंट नहीं रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगी। इसी को समझाने के लिए, मतलब सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाने के लिए रंगनाथन सर ने कैनन ऑफ कोमिटेंस, कैनन ऑफ रिलेवेंट सक्सेशन और कैनन ऑफ कंस्टेंट सक्सेशन के बारे में बातें की। मतलब सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए रंगनाथन सर ने फिर से 3 कैनन बनाए, कैनन ऑफ कोमिटेंस, कैनन ऑफ रिलेवेंट सक्सेशन और कैनन ऑफ कंस्टेंट सक्सेशन। ठीक है, अब चलिए समझते हैं एक एक सक्सेशन, एक एक कैनन को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। पहला है कैनन ऑफ कोकमिटेंस। कोकमिटेंस मीन्स हैपन एट द सेम टाइम। शब्द पे ध्यान रखिएगा, कोकमिटेंस एक साथ होना, हैपनिंग एट द सेम टाइम। देयरफॉर द कैनन मीन्स दैट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाइड टू अ क्लास शुड नॉट प्रोड्यूस द सेम सब क्लास। देखिए जब आप सब्जेक्ट्स का डिवीज़न कर रहे हैं फर्दर सब क्लासेस में, तो जब सब क्लासेस का डिवीज़न हो रहा है तो किसी एक क्लास को 2 बार डिवाइड करना या फिर किसी 2 सब्जेक्ट्स का एक ही सब क्लास बनाना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि किसी भी 2 क्लास को, 2 मेन क्लास को 2 फर्दर सेम क्लास में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा कि जो ये सब डिवीज़न हुआ है इसका मेन क्लास कौन है। आप समझिएगा, डीडीसी को याद रखिए, डीडीसी अगर आपने पढ़ी हो या जो बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे आप 001, 002, 003, 004 और लास्ट में 009 तक जाते हैं। तो जो ये क्लासिफिकेशन स्कीम बनी है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसमें कहीं भी आप देखेंगे ओवरलैपिंग नहीं होगी। जो चीज़ 001 में लिखा है वो 001 में ही आएगा और जो 002 में लिखा है वो 002 में ही जाएगा। ना तो 1 वाला 2 में आ सकता है, ना 2 वाला 1 में जा सकता है। इसकी ओवरलैपिंग की गुंजाइश या संभावना वहाँ पे नहीं है। इसी चीज़ को बताने का काम करता है कैनन ऑफ कोमिटेंस। नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ रिलेवेंट सक्सेशन। रिलेवेंट मतलब जो रिलेवेंट हो, ऐसा नहीं कि बिना सर पैर का, बिना कोई नियम लगाए हुए आपने कुछ कर दिया। रिलेवेंट होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर उसकी आवश्यकता है तो करिए, अदरवाइज मत करिए। Relevant succession means that the sequence in which these characteristics are applied should be relevant for the purpose. Should be relevant, वो
रिलेवेंट होने चाहिए, उनका कोई मकसद होना चाहिए, उनका कोई तरीका होना चाहिए। अगर वो सब डिवीज़न नहीं हो रहा है एक किसी मेन क्लास का तो मत करिए फर्दर सब डिवीज़न, या दो सब डिवीज़न हो रहे हैं तो 2 सब डिवीज़न करिए, 3 हो रहे हैं तो 3 करिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबके 5-5 सब डिवीज़न होने ही चाहिए। ठीक है, अगर रिलेवेंट हो तो करिए, अदरवाइज नहीं। ये कहता है कैनन ऑफ रिलेवेंट सक्सेशन। लास्ट है कैनन ऑफ कोइंसिडेंट सक्सेशन। इसका मतलब only advise that the order of application of characteristics once chosen should be followed consistently until and unless the purpose of classification itself change। constant होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, परमानेंट जैसा कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका आज मन था तो आपने फर्दर सब डिवीज़न किया और आपको कल सही नहीं लगा तो आपने उसको डिसमेंटल कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। वो होना चाहिए अगर आपने एक बार सब डिवीज़न किया है, और सब डिवीज़न कंस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक या लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको चलना चाहिए। तब तक चेंज मत करिए जब तक कि क्लासिफिकेशन ही अपने आप में वो उसका जो मेन क्लास है वही ख़त्म ना हो जाए। ये कहता है हमारा सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में जो 3 कैनन्स थे, कॉम्पिटेंस, रिलेवेंट और कंस्टेंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट कैनन ऑफ एरे। ठीक है, हम लोग अभी आइडियल प्लेन पे ही काम कर रहे हैं, मतलब नींव पे। चलिए, एन एरे इज अ लॉन्ग लाइन ऑफ एंटिटीज ऑफ इक्वल रैंक अरेंज्ड इन सम सिस्टमैटिक ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, all the children of a father make an array, in the same vein all the continents of earth make an array, state of India make an array, and further all the districts town of an state make an another array. Ranganathan has prescribed the following canon of their formation। देखिए, एरे का मतलब क्या, एक कोई सिस्टम, एक कोई सीक्वेंस। जैसे चिल्ड्रन ऑफ अ फादर मेक एन एरे, ग्रैंडफादर, फादर, चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन। क्या बन गया, एक सिस्टम बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, एरे, कैनन्स ऑफ एरे, एक चेन बनाना। हालांकि जो चेन शब्द है उसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और जैसे हमारे इंडिया के स्टेट्स, इंडिया डिवाइडेड है कैसे, हमारे 29 स्टेट्स में, और उसके बाद डिवीज़न है उसका डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड हैं ब्लॉक में, ब्लॉक डिवाइडेड हैं विलेजेस में। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ चीज़ें करी। अब कैनन ऑफ एरे को समझाने के लिए या प्रॉपर डिस्क्राइब करने के लिए रंगनाथन सर ने फिर से 4 कैनन्स बनाए, जिसमें कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस और कैनन ऑफ कंस्टेंट सीक्वेंस। इसके बारे में बताया। एरे को समझाने के लिए यहाँ पे फिर से हमारे पास 4 कैनन्स हैं। आइए देखते हैं। कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस। एग्जॉस्टिवनेस का मतलब जो खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो चुके मतलब खत्म हो जाए, समझते हैं। द क्लासिफिकेशन इन एरे ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी टोटली एग्जॉस्टिव फॉर देयर कॉमन इमीडिएट यूनिवर्स। कॉमन इमीडिएट यूनिवर्स का मतलब है कि कोई जो मेन क्लास है, उस मेन क्लास का जो इमीडिएट सेकंड सब क्लास है, इमीडिएट सेकंड जो यूनिवर्स है, उससे एकदम एग्जॉस्टिव होना चाहिए, अलग होना चाहिए। उसका, उस मेन क्लास का और सेकंड जो मेन क्लास है उसका बीच में कोई रिलेशन और कोई समझौता, मतलब कोई तालमेल नहीं होना चाहिए। ये समझाता है कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस। नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस भी क्या बात करता है कि एकदम अलग हो, एकदम जुदा हो, मतलब कोई उसका कोई कनेक्शन ना हो, एक्सक्लूसिव हो। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो सकता है कि एकदम सेपरेट, ये चीज़ एकदम अलग है और वो चीज़ एकदम अलग है। ऐसी चीज़ों को हम लोग कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस कहते हैं। समझते हैं इसके बारे में। एक्सक्लूसिवनेस मीन्स दैट द एंटिटी शुड बी बिलोंग टू वन एंड ओनली वन एरे। इन अदर वर्ड्स, अ मेंबर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इनटू 2 ग्रुप्स एट द सेम टाइम। किसी भी 2 ग्रुप के, मतलब एक मेंबर को किसी भी 2 ग्रुप में एक साथ इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए या नहीं हो सकते, ऐसा कहता है कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस का मतलब एकदम अलग होना। ठीक है, ये हमने देखे कैनन ऑफ एरे के 2 प्रिंसिपल्स या 2 कैनन्स, कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस और कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस। नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। हेल्पफुल सीक्वेंस शब्द पे ध्यान दीजिए। हेल्पफुल सीक्वेंस मतलब सीक्वेंसिंग, कोई सीक्वेंसिंग की बात हो रही है कि सीक्वेंस होना चाहिए।
जब आप फर्दर डिवीज़न कर रहे हैं, किसी भी मेन क्लास को फर्दर सब डिवाइड कर रहे हैं सब क्लासेस में, तो सीक्वेंस का ध्यान रखिए। हिस्ट्री है तो पहले एशियंट आएगा, फिर मिडवल आएगा और फिर क्या जाके मॉडर्न बनेगा। ऐसा नहीं कि पहले मॉडर्न आया था फिर बीच में कहीं एशियंट आ गया और फिर जाके आपने मिडवल लगा दिया। नहीं, सीक्वेंस बना के रखिए। और इसी सीक्वेंसिंग को समझाने के लिए, आपको सही से अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा आर्टिकल 3.4.1 का जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, वो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि हेल्पफुल सीक्वेंस वाला आपको जो कैनन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कैनन ऑफ कंस्टेंट सीक्वेंस के बारे में समझेंगे। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस देखते हैं। मैंने जैसा कि बताया सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा गया है आपके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स का। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मे बी अरेंज इन द ऑर्डर नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, वाजपेयी, मनमोहन सिंह एंड देन आफ्टर नरेंद्र मोदी। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंसिंग हो रही है। अब सपोज करिए मैं आपको कहता हूँ कि ये कुछ बुक्स हैं जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर लिखी गई हैं, आप इनको शेल्फ में अरेंज करिए। अब जब आप सेल्फ में अरेंज करने जाएंगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखो मैं शेल्फ में अरेंज करते समय ना एक बात ध्यान रखता हूँ सॉरी, सबसे पहले मैं नेहरू जी की बुक्स रखूँगा, उसके बाद शास्त्री जी आए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी रख देता हूँ, फिर इंदिरा गांधी जी की रखूँगा, फिर उनके बाद उनके बेटे आए थे राजीव गांधी, उनकी रखूँगा, फिर मोरारजी देसाई थे, उसके बाद नरसिम्हा राव आए थे, फिर ऐसे करते करते मनमोहन सिंह और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी मोदी जी, उनके बारे में रख दूंगा। तो आप सीक्वेंस लगा के रख रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं करना चाहिए कि सबसे पहले इंदिरा गांधी आ गई, उसके बाद मनमोहन सिंह आए, उसके बाद राजीव गांधी, फिर नेहरू जी और फिर मोदी जी, बाद में मनमोहन सिंह जी। अब आपने ऐसी सीक्वेंसिंग लगाई है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई विजिटर आता है आपकी लाइब्रेरी में, वो देखेगा आपकी बुक, उसको समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, नेहरू जी यहाँ हैं, पटेल जी वहाँ कहीं पड़े हुए हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज़ में, मनमोहन सिंह यहाँ पे हैं, तो मोदी जी लास्ट शेल्फ में पहुँच गए हैं। तो कोई सीक्वेंस नहीं, कोई मैचिंग नहीं है, ठीक है। एक बुक आपकी इस अलमीरा में है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, और एक बुक किसी दूसरे अलमीरा में है। तो ये सीक्वेंसिंग आप समझने के लिए आप समझिए कि आपको जो पहले आया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीक्वेंस ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मैं लाइब्रेरी गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी में देखा जो कॉन्स्टिट्यूशंस की डिबेट हुई हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी बुक्स में डिवाइड करके रखा गया है, ठीक है। कुछ 26 या 27 डिबेट्स बने थे या बुक्स बनी थी। अब सपोज करिए उन 26 या 27 बुक्स को रैंडमली अरेंज करके रख दिया था उस लाइब्रेरी में कोई लाइब्रेरियन। पहली बुक यहाँ पे, छठी बुक वहाँ पे, फिर सीधा आई 10वीं बुक, फिर आई 5वीं बुक, फिर आई 25वीं बुक। अगर ऐसे करके कोई रख देता तो वो एक खराब इंप्रेशन जाता है, या जो रीडर आता है उसको हेल्पफुल नहीं रहता वो सीक्वेंसिंग में अरेंज कर पाना। बट अगर आपने ठीक से प्रॉपरली अरेंज किया है तो वो आपके लिए भी आसान रहेगा और आपके रीडर्स के लिए भी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। अगर एनिमल्स को अरेंज करना है, एनिमल्स की कुछ बुक्स हैं, तो उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, अमीबा से लेकर मैमल्स तक। सबसे पहले अमीबास थे, उनसे डेवलप होते होते आज हम लोग मैमल्स तक पहुँचे हैं। तो अमीबा सबसे पहले थे, तो अमीबा की जैसे कोई टॉपिक पे बुक्स हों, उसके बाद कुछ और जो फर्दर आया, लास्ट में मैमल्स। प्लांट्स में रखना है अरेंज, तो टेलोफाइटा और डाइकोफ्लाइटोन, ये कुछ प्लांट्स की स्पीसीज या उनके डिवीज़न करने का कोई तरीका होगा उसके बारे में। सोसाइटीज़ को अरेंज करना है तो सबसे पहले हंटिंग सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड फिर लास्ट में आएगा इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़। मतलब सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट्स पे अगर सपोज कोई बुक है आपके पास, सीरीज़ है, तो पहले आप हंटिंग सोसाइटी, फिर एग्रीकल्चर सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़ में डिवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैनन है हमारा कैनन ऑफ कंस्टेंट सीक्वेंसिंग। ये भी कुछ सीक्वेंसिंग की बारे में बात कर रहा है आपका। कंस्टेंट सीक्वेंसिंग मीन्स दैट इफ अ सेट ऑफ entities occurs at a different places then their arrangement should be the same everywhere। देखिए कोई घटना कहीं पे घटी हुई है या हिस्ट्री है या कोई रिसेंट डेवलपमेंट कुछ चल रहा है, करंट अफेयर्स में कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही हैं, तो जो भी
सीक्वेंस बनेगा बुक्स का अरेंज करने का, प्रोडिकल्स का, न्यूज़पेपर्स का। सपोज करिए न्यूज़पेपर्स की बात करें क्योंकि यहाँ पे एवरीडे की सम टाइम बात हो रही है। अगर आपने कोई न्यूज़पेपर्स का पुराने न्यूज़पेपर्स का स्लॉट या रैक कहीं बना रखा है तो सीक्वेंसिंग में होना चाहिए, डे बाय डे होना चाहिए, मंथ वाइज होना चाहिए, या अगर आप ईयरली कोई न्यूज़पेपर कहीं पे कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे आर्काइव ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया की नेशनल आर्काइव्स हैं, वो चीज़ों को सिस्टमेटिकली और सीक्वेंसली अरेंज करती है अपने आर्काइव्स में। अगर सोचो आर्काइव्स में आप जाएं और वहाँ पे चीज़ें आपको कोई सीक्वेंस में ना मिले, कोई डेट वाइज ना मिले, कोई क्रोनोलॉजी ना मिले उसकी, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करना कितना आसान हो जाएगा। इसी चीज़ को, इसी प्रिंसिपल को समझाता है कैनन ऑफ कंस्टेंट सीक्वेंसिंग, कि जब आप क्लासिफिकेशन करें या क्लासिफिकेशन स्कीम बनाएं तो सीक्वेंसिंग का ध्यान रखिए। 001, 002, 003, 004 DDC में। और अगर आप कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन CC देखेंगे रंगनाथन जी की, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो ABCD मतलब अल्फ़ाबाइट्स को या अल्फ़ाबेट्स को ध्यान में रखकर वो क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई गई है, जिसके बारे में ये बात करता है सीक्वेंसिंग की। नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ चेन ऑफ क्लासिफिकेशन। चेन ऑफ क्लासिफिकेशन अभी हमने देखा था पुराने में, देखिए ये स्लाइड में हमने एरेज के बारे में देखा था, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चेन ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहता है ये? अ चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ entities in a successive subordinates, for example grandfather, father, son, grandchildren make a chain। पहले बताया था there are two canons of arranging entities in a chain। चेन क्लासिफिकेशन को या इस कैनन को समझाने के लिए डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने फिर से इस कैनन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन और कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन। चलिए समझते हैं। पहला है कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, मीन्स दैट entities should be arranged in a broader to narrow, important word, broader to narrow, journal to specific, journal to specific और whole to apart order, whole to apart उसका एक छोटा सा पार्ट। एग्जाम्पल एशिया, साउथ एशिया, इंडिया, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, अमृतसर। एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट, उस एशिया कॉन्टिनेंट में उसका एक छोटा सा पार्ट साउथ एशिया, साउथ एशिया में एक कंट्री इंडिया, इंडिया में एक रीजन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का एक राज्य पंजाब और पंजाब का एक शहर अमृतसर। देखिए क्या हुआ, ब्रॉडर टू नैरो या जर्नल, बहुत बड़े लेवल से, बड़े पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या हुए, एक स्पेसिफिक पर्पस पे जा रहे थे। उसी तरह सपोज करिए कोई भी आप एक चीज़ ले सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते समय आपको डिक्रीजिंग एक्सटेंशन का ध्यान रखना है, डिक्रीजिंग होना चाहिए, ब्रॉडर से नैरो की तरफ आपको आना चाहिए। जैसे कि क्लासिफिकेशन स्कीम में किया जाता है कि कोई भी अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में या सब डिवाइड करके उसके स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। और इसी को समझाने के लिए, चेन क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए हमारा जो नेक्स्ट कैनन है वो है कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन। और ये कहता है मॉड्यूलेशन मीन दैट नो इंटरविंग लिंक शुड बी मिस्ड इन द क्लास अरेंज टू डिक्रीजिंग एक्सटेंशन। कोई लिंक मिस नहीं होना चाहिए। एशिया था, साउथ एशिया था, तो ऐसा नहीं साउथ एशिया के बाद सीधा पंजाब आ जाएगा, नहीं, आपको यहाँ पे इंडिया और नॉर्थ इंडिया को स्किप नहीं करना है, जंपिंग नहीं करनी है। देखिए नो जंपिंग नो स्नैपिंग, कोई जंपिंग नहीं करना है, कोई सीक्वेंस तोड़ना नहीं है, किसी सीक्वेंस में ओवरलैपिंग नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मॉड्यूलेशन का, क्या कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन का ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा कैनन ऑफ चेन ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए अभी तक हमने जो भी समझा या पढ़ा या जितने भी कैनन्स देखें वो कौन से कैनन्स थे? कैनन ऑफ आइडियल प्लेन। और मैंने आपको बताया था कि आइडियल प्लेन क्या है, नींव का काम करते हैं। ठीक है, आपके पिलर का काम कर रहे हैं किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाने के लिए। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वर्बल प्लेन, वो होगा नींव के ऊपर की जो मंजिलें बनती हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्बल प्लेन्स के बारे में। इन दिस फेज वी ड्रेस द एरी आइडिया ऑफ प्रॉपर एंड विजुअल गारमेंट ऑफ लैंग्वेज टू मेक देम स्टैंडर्ड टर्म्स टू हैंडल। It is important as idea needs some media for expression and communication. It is and rightly said, an idea in a words is worth 1,000 of the mind. 1,000 in the mind. No idea can communicate it without apt words. Verbal plane
डील्स विद टर्मिनोलॉजीज। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा आइडियल प्लेन कंस्ट्रक्शन का जो नींव का वर्क है वो कंप्लीट करता है और वर्बल प्लेन उसके ऊपर की जो इमारत है उसको बनाने का काम है। और जैसे यहाँ पे देखिए आपने लिखा था कि जो हमारा आइडिया था यानी जो आइडियल प्लेन था उसको विजिबल करना है, ठीक है, मतलब उसको वर्बल करना है, उसको टर्मिनोलॉजीज पे थ्योरी जो हमने पढ़ी थी उसका एक प्रैक्टिकल तरह का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग वर्बल प्लेन में सीखेंगे। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्बल प्लेन डील्स विद टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हम लोग को जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में बात करनी है, उनको समझना है और यहाँ पे हम उन्हीं के द्वारा जो हमारे क्लासिफिकेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजीज, जो कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी है या जो वर्बल प्लेन है उसको रंगनाथन सर ने 4 मेन कैनन्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ इन्यूमरेशन, कैनन ऑफ करेंसी और कैनन ऑफ रिटेंशंस, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। चलिए वर्बल प्लेन में पहला कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? ये कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले डाउन दैट द टर्म इन द क्लासिफिकेशन स्कीम बी रिटन एंड रीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अपर क्लास। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीड ऑफ राइटिंग, जैसे कि समझाया गया इसमें क्या बात कर रहा है कि जो भी क्लासिफिकेशन स्कीम होगी वो उसके जो सबऑर्डिनेट क्लास हैं, उसकी जो लोअर क्लासेस है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके बारे में हमें बताना या उसको समझना ज़रूरी है। या मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ कि हमारा मेन क्लास क्या है और उसके सब डिवीज़न कितने क्लासेस में किए गए हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। इसको देखिए समझने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये चीज़ लिखी गई है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल, डबल और कॉम्प्लेक्स में सॉल्ट की बात हो रही है। इस तरह से लिखना गलत है। अगर कोई क्लासिफिकेशन स्कीम बन रही है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका कंटेक्स्ट क्या है, ये जो सब डिवीज़न किए गए हैं उनका क्या कॉन्टेक्स्ट है। उसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है वी शुड हैव टू राइट, कैसे लिखना है, सॉल्ट ये मेन क्लास और इसका सब डिवीज़न सिंपल, डबल और कॉम्प्लेक्स। अब आप देखेंगे ये जो सिंपल, डबल, कॉम्प्लेक्स लिखा गया है ये समझ में आ रहा है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, ये सॉल्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। तो ये चीज़ें थी कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट कैनन देखते हैं, कैनन ऑफ इन्यूमरेशन। द डिनोशन ऑफ ईच टर्म इन अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी डिसाइडेड इन द लाइट ऑफ द क्लास enumerated in the various chains, lower linking having the class denominated by the term as their common first link। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए फिर से हम इस एग्जाम्पल में बात करते हैं। लिंकिंग की बात कर रही है, जो कॉमन उसके लोअर क्लासेस हैं उसका कुछ लिंक होना चाहिए। जैसे सॉल्ट, तो सॉल्ट के बारे में ही कुछ लिंक नीचे बताया गया है कि सिंपल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे लिखूँ रॉक, ठीक है, रॉक लिखने के बाद या प्लांट लिखने के बाद सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिख दूँ। नहीं, हमारी जो मेन क्लास है जिसका ये कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है, उसी के जो लोअर क्लासेस हैं, सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं या जो फर्दर सब डिवीज़न हुए हैं वो इसी की कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए और उन्हीं की ही लिंकिंग यहाँ पे होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ एनिमल के बारे में लिख रहा हूँ तो नीचे का सब डिवीज़न उसका एनिमल के ही टॉपिक पे या एनिमल का ही सब डिवीज़न होना चाहिए। वो ह्यूमंस का नहीं हो सकता, वो प्लांट्स का नहीं हो सकता, वो किसी और चीज़ का नहीं होता। इस चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे कैनन ऑफ इन्यूमरेशन की बात कही गई है। नेक्स्ट है कैनन ऑफ करेंसी। करेंसी से यहाँ मतलब है करंट में जो इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पैसे वाली मतलब जो करेंसी होती है उसके बारे में नहीं है, पढ़ते हैं ज़्यादा क्लियर होगा। ईच ऑफ द टर्म यूज्ड टू डिनोट द क्लास इन अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन मस्ट बी द वन करंटली एक्सेप्टेड बाई दो स्पेशलाइज्ड इन द यूनिवर्स टू विच द स्कीम इज एप्लीकेबल। जब हम कोई क्लासिफिकेशन स्कीम बना रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो करंट टाइम में रिलेवेंट हो। जैसे डीडीसी बनी थी आज से 200 साल पहले, ऑलमोस्ट 1876 में उसका फर्स्ट एडिशन आया था। अब उस समय की जो क्लासिफिकेशन स्कीम बनी थी और जो आज हम लोग डीडीसी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 23rd एडिशन आया है,
फर्स्ट एडिशन जो 1876 में आया था सिर्फ 40 या 44 पन्नों 44 पेजेस का था, वो आज अगर हम लोग लेके बैठेंगे तो वो रिलेवेंट नहीं रहेगा। इसलिए आप जब भी किसी क्लासिफिकेशन स्कीम्स के बारे में बात करें या उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो आप देखें कि वो जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो रिलेवेंट है और जहाँ पे इस्तेमाल हो रही है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, करंटली एक्सेप्टेबल है। जिस भी जगह पे वो इस्तेमाल हो रही है क्लासिफिकेशन स्कीम वो उस जगह पे एक्सेप्टेड है। इसके बारे में बात करता है कैनन ऑफ करेंसी। लास्ट है कैनन ऑफ रिटेंस, मीन्स दैट द टर्म that was used in the schedule of classification should be neither be judgmental nor critical. A classification should be current and neutral terms. कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम जब बन रही हो या बनी हो तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं होना चाहिए जिस पे कुछ कंट्रोवर्सी हो, या कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हो, जिसके ऊपर अभी कोई विवाद चल रहा हो, या फिर जो करंट में रिलेवेंट ना हो। इसके बारे में बताने के लिए या ऐसा कोई प्रिंसिपल समझाने के लिए हमें डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने कैनन दिया, कैनन ऑफ रिटेंस, ठीक है। तो ये वर्बल प्लेन में वर्बल प्लेन में ये जो 4 नोटेशंस थे जो आइडियल प्लेन के ऊपर इमारत बनाने वाला काम करते थे, उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें हमने बताई या समझने की कोशिश की है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये सारे कैनन्स के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा है आपका सब्जेक्ट या आपका जो BLI 223 में ये जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप अभी सिर्फ बैचलर डिग्री कोर्स कर रहे हैं। जब आप मास्टर्स करेंगे या जब आप किसी भी फर्दर मास्टर डिग्री में जाएंगे या डॉक्टरेट में जाएंगे, MPhil करेंगे, तो वहाँ पे आपको इन सारे कैनन्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की बात है। चलिए, ये थे हमारे वर्बल प्लेन्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का नोटेशनल प्लेन्स। हमने बताया था आपको आइडियल प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन, तो हमने 2 प्लेन्स को ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का नोटेशनल प्लेन। आई नो कि वीडियो थोड़ी बहुत लंबी जा रही है, टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा इलोबरेट करना पड़ रहा है। अगर आप लोग को रेस्ट चाहिए या वीडियो आप देख रहे हैं बहुत लंबी जा रही है तो पॉज कर लीजिए या वीडियो को छोड़ दीजिए। इतनी सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तब आप फर्दर आगे की वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं नोटेशनल प्लेन के बारे में। नोटेशन, जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ ऐसे लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्लासिफिकेशन स्कीम को बेटर करने के लिए या अच्छा करने के लिए। उसमें देखते हैं नेक्स्ट, notation is a system of shorthand symbols to denote subject and their subdivisions by ordinal digit. A digit is an element of notation system. The digit have only ordinal value, that is they show only order. These digit are not a cardinal or quantitative. देखिए, जो भी वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पहले आप समझिए कि यहाँ पे जो वर्ड्स हो रहे हैं वो या तो यूनिटरी हो सकते हैं या मिक्स्ड हो सकते हैं। मिक्स नोटेशन या सिंबल, सबसे हम लोग सपोज करते हैं 0 से लेकर 9 तक, ये मैथमेटिकल सिंबल्स हैं या मैथमेटिक्स के वर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल कर लें। जो DDC करती है, जैसे 001, 002, 003, ठीक है, फिर वो अपना जो और फर्दर डिवीज़न करती हैं डेसिमल लगाने के बाद। या फिर हम लोग का जो रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया था कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन में ABCD का इस्तेमाल किया गया है, अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया गया है, या मिक्स्ड नोटेशन, मतलब नंबर्स भी इस्तेमाल होंगे और डिजिट्स भी, मतलब अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल होंगे, ABCD और डिजिट्स भी, यानी मैथमेटिक्स के जो अरेबिक नंबर्स हैं वो भी इस्तेमाल होंगे। अगर ऐसा कुछ इस्तेमाल किया जाता है तो वो मिक्स्ड नोटेशन कहलाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, ABCD लिखा गया है या 1 2 लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 वाला छोटा है, 2 वाला बड़ा है और 10 वाला सबसे बड़ा है। इनकी कोई अपनी कार्डिनल वैल्यू या क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती है। ये सिर्फ ऑर्डरिंग करने के लिए या सीक्वेंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। A लिखा है, A के आगे कोई क्लास लिखी है तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि वो A क्लास की है, यानी अच्छी क्लास है। Z के आगे कोई क्लास लिखी तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खराब क्लास है। बस नोटेशन यानी सिंबल्स बनाने के लिए आपको कुछ पिन पॉइंट करने के लिए, सीक्वेंसिंग सही करने के लिए ये चीज़ें लिखी गई हैं। इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। जैसे 1 2 3 में लिखा है तो इसका मतलब 1 वाला छोटा और 9 वाला बड़ा नहीं है, और ABCD लिखा है तो A वाला अच्छा और Z वाला खराब नहीं है। ये आपको चीज़ें समझनी होंगी।
नेक्स्ट देखते हैं नोटेशंस। कैनन्स पढ़ने से पहले हम लोग नोटेशन का इस्तेमाल देखते हैं कि नोटेशन का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है हमारी लाइब्रेरी के क्लासिफिकेशन स्कीम में करने का। अगर हम लोग बिना पढ़े थोड़ा सा समझें कि नोटेशंस क्यों हो सकते हैं, क्यों इस्तेमाल किए गए होंगे, ताकि क्लासिफिकेशन स्कीम अच्छी बन सके, यूनिवर्सल हो सके, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को और ऐड ऑन किया जा सके, हेल्पफुल हो सके, पढ़ने में आसानी हो। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे लिए नोटेशन क्यों ज़रूरी है। और इसी बात को, नोटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसी बात को बताने के लिए हमारे पास कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने कुछ अपने कोटेशंस दिए हैं। जैसे पल्मर एंड वेल्स ने क्या बोला है, डिफाइंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ सब्जेक्ट बाय अ फाइनाइट सीरीज ऑफ सिंबल्स। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स को या क्लासेस को बनाने के लिए हम लोग कुछ फाइनाइट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग की क्लासिफिकेशन स्कीम अच्छी हो सके। एग्जाम में अगर आए तो आप ये कोट कर सकते हैं। W.H. फिलिप्स ने क्या बोला है, क्लासिफिकेशन इज अ फाउंडेशन स्टडी ऑफ लाइब्रेरियनशिप, देन नोटेशन इज द बेसिक ऑफ अ प्रैक्टिकल बुक क्लासिफिकेशन। इसको एकदम बेसिक या बेसिक पिलर माना है W.H. फिलिप्स ने, और बहुत इंपॉर्टेंट बोला है या माना गया है नोटेशंस का इस्तेमाल करना किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम में। और आप देखेंगे जब प्रैक्टिकली DDC पढ़ेंगे या कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, LDC पढ़ेंगे, UDC पढ़ेंगे, हम लोग के ये सारे टॉपिक्स अभी नेक्स्ट चैप्टर में इसी के बाद आने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और वहाँ पे नोटेशन का इस्तेमाल कैसे हो सकता है इसी के नेक्स्ट वाले चैप्टर में वो बताया गया है। वहाँ पर हम लोग ये चीज़ें अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कुछ यूज़फुल, आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हम लोग का नोटेशन कैसे होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। मैं जैसे जल्दी से पढ़ लेता हूँ। इट इज़ एन इंडिस्पिटली कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन विच इज़ यूजली नॉट रिक्वायर्ड, ये यहाँ पे नॉट में गैप होगा, नॉट रिक्वायर्ड इन नॉलेज क्लासिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम अरेंजिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द शेल्फ, इट्स अरेंज एंटायर क्लासिफिकेशन कैटलॉग एंड सेल्फ लिस्ट। ना ही नोटेशन सिर्फ क्लासिफिकेशन स्कीम्स को ही या डॉक्यूमेंट्स को ही क्लासिफाई करने के लिए नहीं, ये कैटलॉग और सेल्फ लिस्ट को बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। सो रिलेशंस ऑफ सब्जेक्ट इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ द मैपिंग ऑफ नॉलेज, पूरी नॉलेज को बनाने के लिए भी काम आते हैं। इन अ फेसिट क्लासिफिकेशन इट्स मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट इन ट्रांसपेरेंसी लाने का भी कुछ काम करते हैं ये लोग। एसेंशियल ऑफ चेन इंडेक्सिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, इसके बारे में हम लोग अपने आगे क्लासेस में देखेंगे। इट मे बी एसेंशियल फॉर अरेंजमेंट सर्कुलेशन रिकॉर्ड है लाइब्रेरी, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं अरेंजमेंट करने के लिए, बुक्स के सर्कुलेशन और इन सब चीज़ों के लिए। चलिए, ये हमने देखा यूज़ ऑफ नोटेशन। अब हम लोग देखते हैं कैनन ऑफ नोटेशंस। रंगनाथन सर ने कैनन्स का कैसे बेस्ट इस्तेमाल हो सकता है, या नोटेशंस का कैसे बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, और कैनन्स को इस्तेमाल करते समय कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स का हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में हमें बताया है। इसी को समझाने के लिए 6 कैनन्स हमें दिए हैं डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने। सबसे पहले है कैनन ऑफ सिनोनिम्स और होमोनिम्स, मतलब होमोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ रिलेटिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी, कैनन ऑफ हायरार्की, कैनन ऑफ मिक्स नोटेशन, कैनन ऑफ फेसिस नोटेशन एंड कैनन ऑफ को एक्सटेंसिवनेस। ठीक है, ये सारे हमारे 5 या 6 नोटेशन हमें डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने दी हैं ताकि नोटेशन का बेस्ट इस्तेमाल हो सके। नोटेशन कैसे किसी क्लासिफिकेशन स्कीम में अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है, उसके बारे में ये कैनन्स हमें बताते हैं। चलिए, पहला स्टार्ट करते हैं कैनन ऑफ होमोनिम्स एंड सिनोनिम्स। Canon of homonyms and synonyms prescribed that a class number should be denoted one and only one subject. Conversely, a subject should be denoted by one and only one class number. बहुत सिंपल सी बात है कि किसी एक क्लास नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए, डिनोट करने के लिए सिर्फ एक ही नंबर या एक ही सिंबल का, एक ही नोटेशन का इस्तेमाल होना चाहिए। उसी सेम सिंबल नोटेशन से किसी दूसरे क्लास को हम लोग डिनोट या कोट नहीं कर सकते हैं। ये पहला बताता है हमारा कैनन। नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ रिलेटिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी। रिलेटिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी का मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से रिलेट होनी चाहिए, ठीक है, उसका रिलेशन होना चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वो चीज़ें कंटिन्यू रहनी चाहिए। जैसे समझाने के लिए आपको बताते हैं, कैनन ऑफ रिलेटिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी मीन्स दैट द लेंथ ऑफ अ क्लास नंबर इज यूजली द इंडिकेशन ऑफ द ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। इट डू नॉट
ब्रेड्थ एंड डेप्थ आर टेक्निकली नोन एज एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। देखिए समझने के लिए एग्जांपल दिया गया है, जैसे 0 to लाइब्रेरी साइंस, 0 to 5 लाइब्रेरी ऑपरेशन, 0 to 5.3 ये जो स्कीम आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्कीम, ये DDC है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे और उसी के बारे में आपने यहाँ पे बताया। देखिए रिलेटिविटी होनी चाहिए, लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद लाइब्रेरी ऑपरेशन, उसके बाद बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस, रिलेटिव कर रहा है, रिलेट कर रहा है, सारी चीज़ें लाइब्रेरी साइंस से है। और यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्म कैसे है, 0 to 0 to 5, 0 to 5.3, 0 to 5.32, 0 to 5.322, रिलेटिविटी है एंड यूनिफॉर्मिटी है। इसी चीज़ को बताने के लिए कि जब आप नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें आप सीक्वेंसिंग में या यूनिफॉर्म में लिखेंगे। यहाँ जब भी हम लोग अभी जैसा मैंने बताया ये DDC का फॉर्मेट है, तो इसको हम लोग 0 to पढ़ेंगे या इसको 0.25 नहीं पढ़ेंगे, ये 0 to 5 है, 0 to 5 डेसिमल, ये जो पॉइंट है वो डेसिमल है, फिर 3 और पढ़ने के लिए 0 to 5.32 या डेसिमल 32, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। 25.32 ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, 0 to 5 डेसिमल 32 ये इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में या जो हमारी पिछली स्लाइड्स है उसमें हमने ये देखा था, गिवन एग्जाम्पल इन द प्रीवियस स्लाइड, सब्जेक्ट बिकम अ मोर एंड मोर स्पेसिफिक, द नंबर क्वांटिटी ऑफ अ डिजिट गोज टू इंक्रीज, इट आल्सो मीन्स दैट द हायरार्की ऑफ अ सब्जेक्ट इज डिस्पाइट थ्रू द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द नोटेशन। देखिए जैसे जैसे हमारी लेंथ इंक्रीज हो रही है नोटेशंस की, वैसे वैसे हमारा सब्जेक्ट जो है स्पेसिफिक हो रहा है। लाइब्रेरी साइंस बहुत बड़ा फील्ड है। फिर लाइब्रेरी ऑपरेशन, लाइब्रेरी साइंस का एक पार्ट है लाइब्रेरी ऑपरेशन। बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस एंड कंट्रोल, उसका भी एक सब पार्ट, उसका फिर एक सब पार्ट डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग, फिर उसका एक पार्ट चॉइस ऑफ एंट्री, फिर उसका एक सब पार्ट अथॉरिटी फाइल्स। ठीक है, इसी तरह से डिवीज़न, बड़े से छोटे में मतलब ब्रॉडर से डेप्थ में हम लोग जा रहे थे। कैनन ऑफ हायरार्की, सेम वही बात है, हायरार्की का पालन होना चाहिए। साइंस, मैथ को फिर डिवाइड किया ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री को फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री में, एनालिटिकल ज्योमेट्री डिवाइड हो गई एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में, और फिर ये डिवाइड हो गया थ्योरी ऑफ कर्व्स में। और देखिए जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है, 5 फिर डिवीज़न हुआ 5.1, फिर डिवीज़न हुआ 5.16, फिर 5.16.3, 5.16.35, 5.16.352, डिवीज़न होता गया और एक हायरार्की बनती गई। पिरामिड, हायरार्की का ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऊपर स्पेसिफिक, नीचे जर्नल, ये चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई थी और यही बताता है हमारा कैनन ऑफ हायरार्की। नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ मिक्स्ड नोटेशन। आपको पहले बताया था प्योर नोटेशन होता है और मिक्स्ड नोटेशन होता है। किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम में इस बात की फ्रीडम होती है कि वो प्योर नोटेशन का इस्तेमाल करेगा या मिक्स्ड। जैसे DDC ने प्योर नोटेशन का इस्तेमाल किया, मतलब सिर्फ 0 से लेकर 9 तक नंबर्स इस्तेमाल किए हैं, उसने अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन डॉक्टर एस एन रंगनाथन द्वारा जो बनाया गया क्लासिफिकेशन है कोलन क्लासिफिकेशन, उसमें उन्होंने सिम्बल्स इस्तेमाल किए हैं ABCD, और कुछ स्पेशल सिम्बल्स इस्तेमाल किए हैं और नंबर्स भी इस्तेमाल किए हैं। तो उन्होंने इस्तेमाल किया है मिक्स्ड नोटेशन, DDC है प्योर नोटेशन। तो कैनन ऑफ मिक्स्ड नोटेशन, ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है कि किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम में जितने ज़्यादा नोटेशंस का इस्तेमाल होगा वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्लासिफिकेशन स्कीम बनकर आएगी। ये हमारा क्लास कहता है मिक्स नोटेशन। मतलब डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने ये बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नोटेशन का इस्तेमाल करिए। इसलिए आप देखेंगे जब आप कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं फेसिट नोटेशन। अब इसका मतलब देखते हैं, नोटेशन मस्ट बी स्ट्रक्चरली ट्रांसपोर्टेड टू शो वेरियस फेसिट्स और एलिमेंट्स इन द क्लास नंबर। एग्जाम्पल समझते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, DD का ही एक एडवांस वर्जन है UDC। इसमें लिखा है 8-2 शेक -2। अब जो ये 8-2 शेक 2 लिखा है, ये एक्चुअल में एक मतलब है, इसका एक कोई फेस है, फेसिट नोटेशन है। तो हर चीज़ का एक मतलब है। जैसे यहाँ पे 8 का मतलब देखिए क्या लिखा है, ये एग्जाम्पल जो होता है 8 हेयर इज अ लिटरेचर। 8 डिनोट करता है लिटरेचर को, 2 डिनोट करता है इंग्लिश को, शेक डिनोट करता है शेक्सपियर को, शेक स्टैंड्स फॉर शेक्सपियर, एंड 2 डिनोट करता है ड्रामा को। इसका मतलब लिटरेचर इंग्लिश, ठीक है, लिटरेचर इंग्लिश शेक्सपियर ड्रामा, ये एक
फेसिट नोटेशन हुआ। ये एक तरह का नोटेशन लिखने का तरीका है जिसके बारे में बताया गया है फेसिट नोटेशन। ये थे हमारे एक और बच गया, कैनन ऑफ को एग्जिस्टिवनेस। कैनन ऑफ को एग्जिस्टिवनेस का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी इंडिकेट बाई ए डिजिट दैट इज अ क्लास नंबर, शुड बी टोटली कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज इन द डिवाइडिंग सब्जेक्ट्स। तो जो भी एग्जिस्टेंस का, को एग्जिस्टेंस का मतलब कि यहाँ पे नोटेशंस का और सिंबल्स का सब लोगों का एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए और सभी लोगों को मिला, मतलब कि मिक्स नोटेशन, सिंबल्स, अल्फ़ाबेट, स्पेशल सिंबल्स, इन सब का मिलाकर एक हमें बेस्ट नोटेशन या क्लासिफिकेशन स्कीम बनानी चाहिए। ये थे हमारे कैनन्स ऑफ नोटेशन, कैनन ऑफ नोटेशंस। चलिए अब देखिए इस चार्ट में जितने भी नोटेशन अभी तक आपके बुक में हमने पढ़े उसको मैंने एक एक चार्ट में डिस्क्राइब करके बता दिया गया है। जब बच्चे एग्जाम्स में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने पड़ते हैं, तो क्या आता है कि कैनन्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज में से इनमें से कौन सा कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, या कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो इनमें से कोई 3 सही होगा और एक कोई ये वाला उठा के यहाँ पे डाल देंगे। अब आपको गलत वाला चुनना है या सही वाला चुनना है, इसी तरह से कुछ काम किया जाता है। इसलिए ये चीज़ें याद रखिए कि कौन सा नोटेशन किस नोटेशन के अंडर में आता है, सॉरी कौन सा कैनन किस कैनन के अंडर में आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप याद रखिए, ठीक है। और आपको एकदम कंप्रोमाइज़ करके दिया गया है कि आप चीज़ें बहुत आसानी से यहाँ से पढ़ सकें या देख सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉस्पिटलिटी इन एरे। आइए समझते हैं इसको क्या कहता है। हॉस्पिटलिटी इन द मोस्ट एसेंशियल रेदर वाइटल क्वालिटी ऑफ any notation system, it is the capacity of notation to accommodate new subject at their proper place without disturbing the existing sequence। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे देखिए फोकस करिएगा। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ नोटेशन टू अकोमोडेट न्यू सब्जेक्ट एट देयर प्रॉपर प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। जब हम लोग नोटेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका, ये चलिए मैं इसकी बात करता हूँ 0002 025 025.3। सपोज करिए यहाँ पे कुछ और आ जाए, इन दोनों के बीच में कोई एक नया सब्जेक्ट आ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 025 3 फिर 1 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। एक नया सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आ गया और कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम को ख़राब नहीं किया, किसी की जगह नहीं बदली, इसको उठा के वहाँ नहीं रखा, इसको उठा के यहाँ नहीं किया, इन दोनों के बीच में इसको ऊपर इसको नीचे नहीं करना पड़ा। इसके बीच में बस डेसिमल भी तो क्या है, एक नोटेशन है, एक सिंबल है, इसको लगाकर हमने एक नई क्लास बना दी। इसी के बारे में यहाँ पे देखिए बात की जा रही है। हॉस्पिटलिटी इन एरे का मतलब हुआ कि आप कोई भी नया सब्जेक्ट लाइए, इंट्रोड्यूस करिए विदाउट पहले वाले सब्जेक्ट्स को डिस्टर्ब किए हुए, ये कहता है हॉस्पिटलिटी इन एरे। मतलब हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या होता है, सुविधा देना, कुछ किसी को सहायता करना, किसी को सेवा करना। और यहाँ पे क्या सेवा हो रही है या क्या मदद मिल रही है कि डेसिमल्स को लगाने के बाद या कोई भी नोटेशन लगाने के बाद किसी भी जगह की, किसी भी क्लास की चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, उसको नई क्लास दी जा रही है विदाउट डिस्टर्बिंग प्रीवियस क्लासेस। No, technically it is a known of the flexibility or reliance of classification. It is essential as knowledge is stimulating growth exponentially in the multiple directions। तो ये एक क्लासिफिकेशन स्कीम की खूबी होती है कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी किसी क्लास को डिस्टर्ब किए बिना आप एक नए सब्जेक्ट को उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बात इसको समझाने के लिए देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है। फॉर एग्जाम्पल द DDC 1876 ऑफ 44 पेजेस। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो हमारी DDC का फर्स्ट एडिशन आया था, पहला एडिशन, वो 1876 में आया था और इस एडिशन में सिर्फ 44 पेजेस थे। बट DDC का 22 एडिशन, यहाँ पे DDC 22 लिखा है, मतलब 22 एडिशन, और ये आया था 2003 में और इसमें आ गए थे 300 पेजेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि DDC में जो पहली DDC आई थी, फर्स्ट DDC, उसमें और नए नए सब्जेक्ट जुड़ते गए जब से नए नए एडिशन उसके आते गए, और उन्हीं सभी एडिशंस को एकोमोडेट कर दिया गया 001 से लेकर 009 के बीच में, बिना किसी मेन क्लास को डिस्टर्ब किए हुए। ये होता है हॉस्पिटलिटी इन एरे। नेक्स्ट देखते हैं हॉस्पिटलिटी इन चेन
ये भी लगभग वही सेम बात कहता है। चेन इज द सीक्वेंस ऑफ क्लास सक्सेसिवली डिक्रीजिंग एग्जिस्टिंग। द DDC प्रोवाइड्स इन्फिनाइट हॉस्पिटलिटी इन चेन बाय द यूज ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। न्यू सब्जेक्ट कैन बी एडेड एट द एंड ऑफ चेन बाय डेसिमल फ्रैक्शन। This method is now used almost by all the classification. Use of decimal numbers is almost a norm while designing a classification system. सेम वही बात जो हमने पुराने में देखी थी। वहाँ पे हमने एरे के बारे में देखा था, हॉस्पिटलिटी इन एरे, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चेन। अब देखिए यहाँ पे समझिए 328 लेजिस्लेटिव प्रोग्रेस, ठीक है। लेजिस्लेटिव कानून बनाना, मतलब यहाँ पे विधायिका कुछ बारे में बात हो रही है, और इसी लेजिस्लेटिव प्रोसेस को हमने देखिए कैसे डिवाइड किया है। पार्लियामेंट, फिर उसके नीचे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर बेसिस ऑफ मेंबरशिप, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर आगे और का जो डिवीज़न है। इसी को हमने समझाने के लिए 828, 328, फिर 328 डेसिमल 3, 328 डेसिमल 33, 328 डेसिमल 334, इस तरह से हमने जो डिवीज़न किया है, चेन बना रही है जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस, उसका नेक्स्ट पार्ट पार्लियामेंट, उसका नेक्स्ट पार्ट मेंबर और फिर बेसिस ऑफ मेंबर, और इस तरह का जो चेन बन रहा है उसी चेन को फॉलो करते हुए बस हमने डेसिमल लगा के 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 5, 5, 5, 2 ऐसे हमने जो डिवीज़न कर दिया, या जो आगे मेंबरशिप चेन बनाई वो हमने यहाँ पे देखी। मतलब चेन के उसमें कॉन्टेक्स्ट में ये हम लोग को हॉस्पिटलिटी या हमें हेल्पफुल मिल रहा है। ये किसकी वजह से सिंपल सही हो पाया है? नोटेशंस की वजह से। ये नोटेशंस अगर होते हैं तो हमारी जो क्लासिफिकेशन स्कीम होती है वो सिंपल हो जाती है, इजी हो जाती है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम लोग कुछ नया इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक या लास्ट पॉइंट। आई होप कि मैंने आपको ये सब्जेक्ट या ये जो चैप्टर था, जो कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, नई चीज़ें समझ में आ पाती हैं, या चेन या ये जो कैनन वर्ड है ये बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा सिंपल करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और आई होप कि मैंने अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा किया होगा। आप लोगों को चैनल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, या जो वीडियो थी वो कैसी थी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ शेयर करिएगा। चैनल कैसा लगा ज़रूर कमेंट बताइए, अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाइए, सो दैट कि आपको ऐसे ही वीडियोस की आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे, और चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे इसी वीडियोस के आगे की सीरीज़ में हम लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे, यूनिट 4, जिसमें हम लोग डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम्स को पढ़ेंगे, DDC, UDC, LDC, कोलर क्लासिफिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।